राइस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम आरएएस प्रीलिम्स की सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा विषय है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। हम पुरापाषाण काल से लेकर लौह युग तक का जो सफर है उसे विस्तार से समझेंगे। ये टॉपिक राजस्थान के इतिहास की नींव को समझने के लिए और जाहिर है परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास का विभाजन कैसे किया जाता है और उसके स्रोत क्या हैं। फिर हम एक-एक करके पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण संस्कृतियां, कांस्य युग में कालीबंगा सभ्यता और अंत में लौह युग और उसकी विरासत पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, इतिहास का विभाजन और उसके स्रोत। इस सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और हमारे पास मतलब इतिहासकारों के पास इसके अध्ययन के लिए कौन-कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। तो राजस्थान के प्रागैतिहासिक कालक्रम को अगर हम एक नज़र में देखें तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 10 लाख ईसा पूर्व के पुरापाषाण काल से। ये वो समय था जब मानव ने पहले उपकरण बनाए, जैसे कि हस्तकुठार, फ्लेक और ब्लेड। इसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है मध्यपाषाण काल। ये एक बड़ा बदलाव का दौर था जिसमें माइक्रोलिथ जैसे छोटे औजार बने और सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन की शुरुआत हुई। फिर 5,000 ईसा पूर्व से ताम्रपाषाण काल आता है, जब तांबे और पत्थर का एक साथ इस्तेमाल होने लगा। इसी के बीच लगभग 3,500 ईसा पूर्व से कांस्य युग शुरू होता है, जिसमें कालीबंगा जैसी महान सभ्यता विकसित हुई। और आखिर में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लौह युग की शुरुआत हुई, जिसने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को जन्म दिया। अब इतिहास के विभाजन को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। देखिए, प्रारंभिक इतिहास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो समय है जब लेखन कला का कोई विकास नहीं हुआ था। इसलिए इस काल की जानकारी के लिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों जैसे पत्थर के औजारों पर निर्भर हैं। इसमें पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल आते हैं। दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये वो दौर है जिसके लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी की लिपि, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए यहां भी पुरातात्विक स्रोत ही मुख्य आधार हैं। इसके अंतर्गत ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग आते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं थीं क्रमशः तांबे का प्रयोग, सिंधु घाटी जैसी सभ्यताओं का विकास और फिर लोहे का प्रयोग। अच्छा, राजस्थान के इस गौरवशाली अतीत को सामने लाने में कई विद्वानों का योगदान रहा है। 1870 में सीए हैकेट ने जयपुर और इंदरगढ़ से पहली हैंड एक्स खोजी, जो एक तरह से इस खोज की शुरुआत थी। फिर 1871 में एसीएल कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम शुरू किया। वीएन मिश्र का काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 1967 से 70 के बीच बागोर का उत्खनन किया और भारत में पशुपालन का सबसे पुराना सबूत खोज निकाला। 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की और सौथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम बताया। फिर बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से 69 तक कालीबंगा का विस्तृत उत्खनन किया। आरसी अग्रवाल ने गणेश्वर और आहड़ जैसी ताम्रपाषाण सभ्यताओं पर काम किया। केएन पुरी ने टोंक के रेड़ का उत्खनन किया, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1953 में कोटा के दरा क्षेत्र में पहले शैल चित्रों की खोज की, जिससे हमें आदिमानव की कला के बारे में पता चला। तो अब हम स्रोतों की बात करते हैं। हमारे अध्ययन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हें राजस्थान के इतिहास का सबसे प्रामाणिक प्रमाण माना जाता है, क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। इनमें क्या क्या शामिल है? प्राचीन खंडहर, स्मारक, शिलालेख, सिक्के और ताम्रपत्र। जैसा कि हमने अभी देखा, राजस्थान में सर्वेक्षण का काम 1871 में सीए कार्लाइल द्वारा शुरू किया गया था। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है विराटनगर यानी बैराट से मिले सम्राट अशोक के शिलालेख। इसके अलावा कोटा के आलिनिया और भरतपुर के दर जैसे स्थानों से मिले शैल चित्र हमें आदिमानव की कला और उनके जीवन की एक झलक देते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो हैं पत्थर के औजार। ये इतने जरूरी हैं कि इनके विकास के आधार पर ही पूरे पाषाण युग को बांटा गया है। जैसे पुरापाषाण काल में हमें हैंडएक्स, क्लीवर और चॉपर जैसे भारी और खुरदरे औजार मिलते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीता, तकनीक बेहतर हुई और मध्य पुरापाषाण काल में फ्लैक तकनीक से बने स्क्रेपर और पॉइंट जैसे औजार बनने लगे।
उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते ब्लेड और ब्यूरीन जैसे और भी ज्यादा परिष्कृत और तीखे उपकरण बनने लगे, और अंत में मध्य पाषाण काल की जो पहचान है वो है माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जो ज्यामितीय आकार के होते थे और जिन्होंने शिकार की तकनीक को ही बदल दिया। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्राचीन नदियां। ये तो स्वाभाविक है कि आदि मानव की बस्तियां हमेशा नदी घाटियों के पास ही बसती थीं। क्यों? क्योंकि वहां पानी, भोजन और औजार बनाने के लिए पत्थर, ये सब आसानी से मिल जाता था। राजस्थान में बनास, गंभीरी, चंबल और लूणी नदी घाटियों में हमें प्राचीन बस्तियों के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। इनमें से भी घग्गर-हकरा नदी तंत्र, जिसे प्राचीन सरस्वती और दृशद्वती नदी का अवशेष माना जाता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा जैसी महान सभ्यता इसी सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। और देखिए, यही सरस्वती नदी जब सूख गई तो इसे कालीबंगा के पतन का एक प्रमुख कारण भी माना गया। चलिए, अब हम अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है पुरापाषाण काल का एक विस्तृत अवलोकन। इसका समय, जैसा कि हमने देखा, लगभग 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का है। यह मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है। अब देखिए, पुरापाषाण काल इतना लंबा है कि इसे भी तकनीकी विकास के आधार पर 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, जो लगभग 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक था। इसमें हस्तकुठार और क्लीवर जैसे उपकरण एशूलियन तकनीक से बनाए जाते थे। दूसरा चरण है मध्य पुरापाषाण काल, जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें स्क्रैपर यानी खुरचनी और पॉइंट यानी बेधनी जैसे उपकरण फ्लेक तकनीक से बनते थे, इसीलिए इसे फ्लेक संस्कृति भी कहते हैं। और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल, जो 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसमें ब्लेड और ब्यूरिन जैसे उपकरण बने, जो परिष्कृत फ्लेक तकनीक का नतीजा थे और पहले से कहीं ज्यादा कारगर थे। अब निम्न पुरापाषाण काल को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इस काल के जो उपकरण थे वो भारी और खुरदरे होते थे और मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनाए जाते थे। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? नागौर में डीडवाना जायल, चित्तौड़गढ़ में नगरी, अलवर में भानगढ़, जिसे भानगढ़ इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और जयपुर में विराटनगर। इस समय का मानव पूरी तरह से शिकारी संग्राहक था। वो छोटे छोटे खानाबदोश समूहों में रहता था, जिसे बैंड समाज कहते हैं, और उसका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। मध्य पुरापाषाण काल में एक बड़ा तकनीकी बदलाव आया। उपकरण अब छोटे, पतले और हल्के हो गए थे। इन्हें चर्ट और जैस्पर जैसे बेहतर पत्थरों से बनाया जाने लगा था। इस फ्लेक संस्कृति के प्रमुख स्थल पश्चिमी राजस्थान में लूणी उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जैसे नागरी, मोगरा और समदड़ी। पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की वागन और कदमली घाटियां प्रमुख हैं। इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर और विराटनगर भी इस काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक और खास बात यह थी कि इस काल में जलवायु पहले से ज्यादा गीली और आर्द्र हो गई थी, जिसका असर यहाँ के जीवन और पर्यावरण पर पड़ा। उच्च पुरापाषाण काल में औजार और भी बेहतर हो गए। ब्लेड और ब्यूरिन जैसे पतले, तीखे और सुडौल उपकरण विकसित हुए। अजमेर के बूढ़ा पुष्कर और जोधपुर की मोगड़ा पहाड़ी जैसी जगहों पर हमें फैक्ट्री साइट्स मिली हैं, यानी ऐसी जगहें जहां बड़े पैमाने पर औजार बनाए जाते थे। यही वो काल है जब मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत भी हुई। विराटनगर में हमें पेट्रोक्लिफ पद्धति से बने शैलचित्र मिले हैं, जिनमें मानव, बाघ, हिरण और बत्तख को दिखाया गया है। एक और दिलचस्प साक्ष्य है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, जो बताते हैं कि उस समय यहाँ की जलवायु शुष्क रही होगी। चलिए, अब हम अपने तीसरे खंड पर आते हैं, जो है मध्यपाषाण काल। यह पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण का दौर था, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी पशुपालन की शुरुआत। इस एक खोज ने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मध्यपाषाण काल की पहचान है माइक्रोलिथ्स। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे, बारीक और ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार होते थे, जैसे त्रिकोण, चंद्राकार या समलंब। इन्हें बनाने के लिए चर्ट, चाल्सिडोनी और अकीक जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इनका इस्तेमाल सीधे तौर पर नहीं, बल्कि लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर संयुक्त उपकरण बनाने में किया जाता था, जैसे भाले, तीर या दराती। ये धनुष बाण जैसी उन्नत तकनीक का भी एक प्रारंभिक सबूत है, और इनकी खोज का श्रेय भी एसीएल कार्लाइल को ही जाता है, जिन्होंने 1867 में विंध्य क्षेत्र में इन्हें खोजा था। अब बात करते हैं पशुपालन के सबसे पुराने सबूतों की। ये राजस्थान के 2 प्रमुख स्थलों से मिलते हैं, भीलवाड़ा का बागोर और बाड़मेर का तिलवाड़ा। चलिए इन दोनों की तुलना करते हैं। बागोर कोठारी नदी के किनारे है, जबकि तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे।
दोनों का ही उत्खनन वीएन मिश्र ने किया था। बागोर से भारत में पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है, जो लगभग 4500 ईसा पूर्व का है। वहीं तिलवाड़ा में हमें पशुपालन और शिकार का मिश्रण देखने को मिलता है। बागोर में भेड़, बकरी, गाय, बैल पाले जाते थे, जबकि तिलवाड़ा में इनके साथ साथ सूअर और कुत्ते के भी साक्ष्य हैं। आवास की बात करें तो बागोर में पत्थर के फर्श वाली गोल झोपड़ियां मिली हैं और तिलवाड़ा में गोल झोपड़ियों के घेरे। एक और महत्वपूर्ण खोज बागोर से तांबे की छेद वाली सुई है, जबकि तिलवाड़ा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण काल में जो सामाजिक बदलाव हुए वो एक श्रृंखला में हुए। सबसे पहले होलोसीन युग की शुरुआत हुई और जलवायु गर्म और आर्द्र हो गई। इससे क्या हुआ? इससे वनस्पति और जीवों का विस्तार हुआ, जिससे भोजन की सुरक्षा बढ़ी। जब भोजन आसानी से मिलने लगा तो घुमंतु प्रवृत्ति में कमी आई और मानव मौसमी रूप से स्थायी बस्तियों में रहने लगा। इसी दौरान पशुपालन का उदय हुआ और मानव शिकारी संग्राहक से पशुपालक बन गया। फिर स्थायी आवास बनने लगे, जैसे पत्थर के फर्श वाली गोल झोपड़ियां, और अंत में सामाजिक रीति रिवाज भी विकसित हुए, जैसे मृतकों को योजनाबद्ध तरीके से दफनाने की परंपरा शुरू हुई। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है, जिसका आरंभ लगभग 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसे नव पाषाण क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव आए, जैसे स्थायी निवास और घर बनाना, कृषि का प्रारंभ, पहिए का आविष्कार, चिकने और पॉलिश किए हुए औजार और चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना। ये सब इसी काल में शुरू हुआ। राजस्थान में इस क्रांति के निशान हमें कई जगहों पर मिलते हैं। दौसा में, जिसकी खोज एसीएल कार्लाइल ने की थी। इसके अलावा बनास, चंबल, बेड़ज और लूणी नदी घाटियों में भैंसरोड़गढ़, हमीरपुर, बुढ़ा पुष्कर, सोहनपुरा और हरसोरा जैसे स्थलों पर भी इसके प्रमाण मिले हैं। चलिए अब हम अपने चौथे खंड पर चलते हैं, जो हैं ताम्र पाषाण संस्कृतियां। ये वो युग था जब मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ एक नई चीज, धातु यानी तांबे का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। और राजस्थान इस काल में तांबे के स्रोतों के कारण बहुत ही समृद्ध था। राजस्थान में दो प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियां थीं, सीकर की गणेश्वर और उदयपुर की आहड़, और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग थी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे थी, जबकि आहड़ या बेड़च नदी के किनारे। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, क्योंकि ये हड़प्पा जैसी सभ्यताओं को भी तांबा निर्यात करती थी। वहीं आहड़ को ताम्रवती नगरी या धूलकोट के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर एक तांबा निर्यातक केंद्र था, जबकि आहड़ मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी। गणेश्वर से हमें 99% शुद्ध तांबे के उपकरण और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। वहीं आहड़ की पहचान उसके खास लाल काले मृदभांड हैं। गणेश्वर में पत्थर के मकान और बांध के भी सबूत मिले हैं, जबकि आहड़ से हमें अनाज भंडार के लिए गोरे और कोठे और मिट्टी के बैल, जिन्हें बनासियन बुल कहते हैं, वो मिले हैं। गणेश्वर और आहड़ के अलावा भी राजस्थान में कई दूसरे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। राजसमंद के गिलुंड से पक्की ईंटों के साक्ष्य और हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं। उदयपुर का बालाथल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 11 कमरों का एक विशाल भवन, दुर्ग जैसी किलेबंदी और हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। भीलवाड़ा का उजियाना आहड़ संस्कृति का एक केंद्र था, जहां से मिट्टी के बैल मिले हैं। नागौर के कुराड़ा को औजारों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहां से बहुत बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिले हैं। बीकानेर की सौथी संस्कृति को कालीबंगा प्रथम और हड़प्पा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। जयपुर स्थित जोधपुरा साबी नदी के तट पर है और यहां से गेरुवर्णी मृदभांड यानी ओसीपी मिले हैं। और उदयपुर का झाडोल भी आहड़ संस्कृति से ही संबंधित एक स्थल है। इस सूची को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चित्तौड़गढ़ के पिंड पाडलिया से तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। जयपुर के किराड़ोत से 58 ताम्र चूड़ियां मिली हैं, जो मोहनजोदड़ो जैसी हैं। भरतपुर के मला से तांबे की तलवारें और हारपून मिले हैं। जयपुर के ही नंदलालपुरा से गांगे प्रकार की तांबे की कुल्हाड़ियां मिली हैं। जालौर के इलाना से इंडस टाइप की सपाट कुल्हाड़ी मिली है। अजमेर के बुढ़ा पुष्कर से सिंधु घाटी प्रकार के मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जो व्यापारिक संबंध दिखाते हैं। बीकानेर के साबनिया और पुगल से सिंधु लिपि वाली कुल्हाड़ियां और तीर के अग्रभाग मिले हैं। और अंत में सवाई माधोपुर के कोट महोली से भी गांगे प्रकार की ताम्र कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। तो अब हम अपने 5वें खंड पर पहुंच गए हैं, जो है कांसी युग और उसकी सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की
तीसरी राजधानी भी कहा जाता है और ये न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो एक सवाल उठता है कि आखिर कालीबंगा को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बराबर रखकर सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी क्यों माना जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है इसके बेहतरीन नगर नियोजन में, कृषि और व्यापार में इसके महत्व में और यहाँ से मिले उन अनोखे अवशेषों में जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। कालीबंगा की खोज और उत्खनन का श्रेय इन 3 प्रमुख पुरातत्वविदों को जाता है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इस महत्वपूर्ण स्थल की खोज की। उसके बाद 1961 से लेकर 1969 तक प्रोफेसर बीबी लाल और श्री बी.के. थापर के नेतृत्व में यहाँ पर विस्तृत उत्खनन का काम किया गया, जिससे इस महान सभ्यता के कई राज दुनिया के सामने आए। कालीबंगा की जो सबसे प्रसिद्ध खोज है वो है यहाँ से मिले जुते हुए खेत। यह दुनिया के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत का प्रमाण है और यह प्राग हड़प्पा काल से संबंधित है। इससे ये भी पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले भी यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें जैसे सरसों और चना उगाने की उन्नत कृषि तकनीक जानते थे, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थे। कालीबंगा का नगर नियोजन भी हड़प्पा सभ्यता के दूसरे बड़े शहरों की तरह ही बहुत विकसित था। यहाँ ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। शहर की संरचना 2 स्तरों में थी, एक दुर्ग या गढ़ी और दूसरा निचला शहर, और दोनों ही अलग-अलग रक्षा प्राचीर यानी दीवारों से घिरे थे। यहाँ की एक खास बात यह थी कि मकानों में कच्ची ईंटों का उपयोग होता था, जिस वजह से कुछ इतिहासकारों ने इसे गरीब बस्ती भी कहा है। जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का अनूठा प्रयोग भी सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। धार्मिक जीवन की बात करें तो कालीबंगा से एक कतार में बनी 7 अग्नि वेदिकाएं या अग्निकुंड मिले हैं। ये इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ पर अग्नि पूजा और संभवतः पशु बलि की परंपरा भी प्रचलित थी। ये उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। यहाँ से और भी कई महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले हैं, जैसे बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों को दर्शाती हैं। रोजमर्रा की चीजों में तांबे के लगभग 1200 उपकरण, खिलौना गाड़ी, पहिए, मिट्टी के बैल और हाथी दांत की कंघी भी मिली है। अब बात करते हैं इस महान सभ्यता के पतन की। इसके कारणों में सरस्वती नदी का सूख जाना, जलवायु में परिवर्तन और भूकंप को प्रमुख माना जाता है। चलिए, अब हम अपने अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं, जो है लौह युग और प्राचीन विरासत। ये खंड लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुए विकास को दिखाता है, जब लोहे के प्रयोग ने कृषि, युद्ध और समाज हर क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। राजस्थान में लौह युग के कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। भरतपुर के नौह से लोहे के शुरुआती उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। जयपुर के जोधपुरा से चित्रित धूसर मृदभांड के साथ साथ लोहे के हथियारों का एक बड़ा भंडार मिला है। झुंझुनू के सुनारी में भारत की सबसे पुरानी लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, जो एक बहुत बड़ी खोज है। टोंक का रेड़ एक प्रमुख धातुकर्म केंद्र था, जहां लोहे के उपकरणों का विशाल भंडार मिला है। उदयपुर का इसवाल एक ऐसा औद्योगिक केंद्र था, जहां लगभग 2000 वर्षों तक लगातार लोहा बनाने का काम चलता रहा। जयपुर का बैराठ, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, वहां से भी लोहे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं और उदयपुर के बालाथल से भी लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। लौह युग की एक खास पहचान है चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे PGW भी कहते हैं। ये महीन, पतले और स्लेटी रंग के बर्तन होते थे, जिन पर काले रंग से सर्पिल, स्वस्तिक और वृत्त जैसी ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थीं। यह तकनीक पहले के मिट्टी के बर्तनों से कहीं ज्यादा उन्नत थी। इस संस्कृति से जुड़े लोग गेहूं, चावल और जौ की खेती करते थे और गाय, भेड़, बकरी व घोड़े जैसे पशु पालते थे, जो एक विकसित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। अब प्राचीन समाज के कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं, जैसे भोजन। भोजन का विकास भी मानव सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ। पुरापाषाण काल में मानव कंदमूल और शिकार पर निर्भर था। मध्यपाषाण में पशुपालन शुरू हुआ और कांस्य व ताम्र पाषाण काल तक आते आते गेहूं, जौ और चावल की कृषि होने लगी थी। दूध, घी, मक्खन और सरसों के तेल का भी उपयोग होता था। वेशभूषा और आभूषणों की बात करें तो विस्तृत केश विन्यास, मोतियों की माला, चूड़ियां और कान के झुमके पहनने का चलन था। पुरुषों के वस्त्रों में धोती और पगड़ी प्रमुख थे, जैसा कि हमें मूर्तियों और मोहरों से पता चलता है।
अगर धार्मिक विश्वासों की बात करें तो जैसा हमने देखा, कालीबंगा की 7 अग्नि वेदिकाओं से अग्नि पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। आहड़ में मिले बनासियन बुल से पशु पूजा का संकेत मिलता है। बाद के ऐतिहासिक कालों में वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ। रीति रिवाजों में मृतकों को दफनाने की परंपरा मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी। बागौर में शवों को एक विशेष दिशा यानी पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था, और कालीबंगा में तो हमें 3 अलग अलग तरह की अंत्येष्टि प्रथाओं के प्रमाण मिले हैं जो उस समाज की जटिलता को दिखाते हैं। और अंत में बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन कलात्मक विरासत की, यानी शैल चित्रों की। कोटा के दरा में डॉक्टर वाकणकर ने 1953 में पहली खोज की थी। कोटा का ही आलेनिया स्थल अपने गहरे लाल रंग के रेखा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के गड़दड़ा में तो 35 किलोमीटर लंबी शैल चित्रों की एक विशाल श्रृंखला मिली है। भरतपुर के दर में मानव बाग और सूर्य का चित्रण है। भीलवाड़ा के बांका में राजस्थान की पहली चित्रित गुफा मिली है। और जयपुर के विराटनगर में उच्च पुरापाषाण काल के पेट्रोग्लिफ तकनीक से बने चित्र मिले हैं, जो राजस्थान में कला के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल की एक विस्तृत यात्रा की। हमने पुरापाषाण काल से शुरू करके मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्य युग और फिर लौह युग का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया। हमने देखा कि कैसे पत्थर के औजारों से शुरू हुआ सफर लोहे के प्रयोग तक पहुंचा और एक महान सभ्यता की नींव रखी गई। हमने प्रमुख पुरातात्विक स्थलों, उपकरणों के विकास और मानव के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझा है। इस यूनिट से संबंधित प्रीलिम्स के डिटेल्ड नोट्स का लिंक नीचे दिया गया है। अभ्यर्थी इन्हें नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।